तो ये फिल्म वाले यूनिट में हमने क्या करना है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी बिल्कुल हो रही है रिकॉर्डिंग। तो सर रिसर्च खत्म हो गया? हाँ जी सर रिसर्च हो गया है? हम लोग यूनिट जो 10 है ना, यस सब सर। यहाँ से सुनिए। यूनिट 10 के काफी नोट्स उसमें बनाने हैं, मुझे समय नहीं मिला इस हेल्थ की वजह से, बहुत सारा काम है ना। तो यूनिट 10 और 9 को कंबाइन कंबाइन करके चलेंगे। ओके इस ओके। तरीके से यूनिट अगर 9 का बन जाता है मेरे पास मटेरियल, तो मैं यूनिट 9 पढ़ाऊंगा, 10 का होता है तो 10 पढ़ाऊंगा, मतलब दोनों हम कंबाइन करके चलेंगे। यस सर। और ये यूनिट 9 का पहला ही मतलब क्लास है ना? ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी सर। तो आप लोग कोशिश करें कि हमारी बातें इसमें मतलब आपकी रिकॉर्डिंग ना आए, सिर्फ वन पे रहे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आप वो करें, टाइप करें। ठीक है ना? हाँ जी चलिए, क्योंकि आप ही को परेशानी होने वाला है फिर बाद में, क्योंकि रिवीजन करने बैठेंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, हाँ जी चलिए स्टार्ट करें। आरटीओ थ्योरी को पढ़ने से पहले दो तीन चीजें मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की हिस्ट्री में जो एक सिनेमा का इतिहास स्टार्ट होता है जी, वो एक मील का पत्थर साबित होता है। क्योंकि पहले इवन हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई हम मतलब जो एक एग्जिस्टिंग जो रियलिटी है, खासकर मूवमेंट वाली, एक जगह से दूसरी जगह जाना, चिड़ियों का चहचहाना, एक जगह से जैसे नीचे से मतलब पेड़ की डाली से उठ के दूसरी जगह बैठ के जाना, तो वो मूवमेंट हम कैप्चर कर पाएंगे क्या, है ना? या फिर हम ही कुछ बोल रहे हैं, अपने हैंड को मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ हूबहू रियलिटी मतलब कैप्चर कर पाएंगे क्या? तो ये कभी काफी मुश्किल हुआ करता था, मतलब वो ये आप यूं कहें कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते। तो उस कल्पना वाले दौर में, लेकिन अब यही है कि जहाँ पे चाह है वहाँ राह है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, इस कुछ करके हम जानते हैं इन सब थियरी को। तो इसी तरीके से हाँ जी, ये फर्स्ट क्लास है। हाँ जी, किसकी हिंदी टर्म पूछ रहे हैं आप लोग? आप लोग लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो दौर था, 28 दिसंबर का वो शुभ दिन था। हाँ जी, जो कि लूमियर ब्रदर ने, है ना, सिनेमेटोग्राफी के लिए जो मेन आप यूं कहें कि पहली फिल्म बनाई थी, पहली फर्स्ट बनाई तो उन्होंने बहुत पहले थी, बहुत सारी फिल्में उन्होंने बना दी थी, लेकिन पहली बार ये प्रेजेंट किया था लोगों के सामने 28 दिसंबर को, है ना। बहुत सारी फिल्में, लगभग 90 से ज्यादा फिल्में उन्होंने रिकॉर्ड कर दी थी, छोटी छोटी। हालांकि वो जो फिल्में थी बिल्कुल रियलिटी के ऊपर बेस्ड थी। सर आपकी आवाज लो है। हेलो, नाउ इट इज ओके। हाँ, तो रियलिटी के ऊपर फिल्में, वो बेसिकली 2 मिनट 1 मिनट 3 मिनट की फिल्में हैं, किस तरीके से आपका मूवमेंट हो रहा है, फैक्ट्री से लोग कैसे बाहर निकल रहे हैं, ट्रेन कैसे एंटर कर रही है, पुल जो है कैसे तोड़ रहा है माली, कुछ ऐसे इस तरीके का। सर ब्रेकिंग हो रही है, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ जी गाइस, हाँ जी नो सर, सही है। ओके गुड। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये एक दौर था, जो माइलस्टोन था, वो 28 दिसंबर था, है ना। लेकिन जैसे ही फोटोग्राफी का आविष्कार हो चुका था, है ना, और फोटोग्राफी के आविष्कार में एक मील का सब ये मतलब मील का पत्थर साबित हुआ था 1889 ईस्वी के अराउंड में, जो कि एडवर्ड, हाँ जी, जो एडवर्ड माइब्रिज जो थे, आई थिंक ऐसे ही कुछ करके नाम था, है ना। इन्होंने एक वो फोटो कैप्चर की थी, जो आप लोग को एक बार शायद गौरव जी ने एक बार डिस्कस किया था, कि चारों पैर जो है घोड़े का हवा में वो ऐसा कुछ करके, तो 24 कैमरा उन्होंने लगाए थे अलग अलग एंगल से शूट करने के लिए, ताकि कुछ कभी तो ऐसा सिचुएशन आएगा जब घोड़े की चारों पैर उड़ते हुए हवा में होंगे। और इसके लिए काफी ज्यादा फंडिंग भी की गई थी। सौम्या काइंडली योर वीडियो। हाँ जी, तो हम क्या देख रहे हैं, हमने ये देखा कि इस जो
ये जो मील का पत्थर साबित हुआ, इसके बाद से लोगों को इसकी कमर्शियल वायबिलिटी के बारे में बड़ा पता चला कि ये तो एक बेहतरीन माध्यम हो सकता है पोर्ट्रे करने का, किसी चीज को कहने का, वो भी मूवमेंट के माध्यम से ना। तो हालांकि इसको इसको प्रयास में दोनों लोग जुट गए, ये लुमियर ब्रदर भी और थॉमस अल्वा एडिशन भी, है ना। तो ये दोनों जुट तो गए, लेकिन थॉमस अल्वा एडिशन का जो काइनेटोस्कोप था, है ना, काइनेटोस्कोप जो था उसमें उन्होंने जो बनाया था वो कुछ ऐसा था जो कि ऊपर से एक पूरा बॉक्स की तरह होता था, है ना, और उसमें झांक के देखना होता था। आप लोगों को काइनेटोस्कोप का एक बार पिक्चर देख लेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको यहाँ पे डालूं या फिर मुझे थोड़ा सा समय मिल जाएगा मैं डालूंगा, है ना। तो काइनेटोस्कोप जो है वो कुछ ऐसा करके था। उन्होंने, उनके एक एम्प्लॉई थे, है ना, थॉमस अल्वा एडिसन की जो रिसर्च कंपनी थी उसमें कोई एम्प्लॉय थे, उन्होंने उसको आविष्कार किया था। और काइनेटोस्कोप की, क्योंकि उनकी कंपनी है तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉय थे तो सारा का सारा कॉपीराइट या फिर कहीं की पेटेंट जो है, पेटेंट उन्होंने अपने नाम दर्ज करा लिया काइनेटोस्कोप का, ठीक है, एडिशन का। तो इसीलिए एडिशन को माना जाता है कि काइनेटोस्कोप जो है वो एडिशन ने इन्वेंट किया, ठीक है। हालांकि बेसिक जो इन्वेंटर थे उनके एम्प्लॉय। तो हालांकि वो ज्यादा सक्सेस हुआ नहीं। लुमियर ब्रदर का जो आप सिनेमेटोग्राफी वाले टेक्निक थे वो ज्यादा क्या हुआ, पॉपुलर हुआ और ज्यादा फेमस हुआ, ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। काइनेटोस्कोप की एक खासियत ये थी कि पर्सनल था, बिल्कुल एक ही व्यक्ति एक समय पे अगर उसको देख पा रहा था, है ना। लेकिन ये जो एक एक आप ये कहें कि कम्युनिटी एक्सपीरियंस, ग्रुप एक्सपीरियंस देने का जो काम किया है ना, मूवमेंट इमेज देखने का, मूवमेंट वाले जो फिल्में हैं वो देखने का, दिखाने का, आप यूं कहें कि श्रेय जो जाता है वो लुमियर ब्रदर को जाता है 1995। गाइस एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली ना, 1995 में है जी, ये 28 दिसंबर 1995। इसके बाद लगभग 5-6 फिल्में इन्होंने दिखाई अलग अलग। पहले इन्होंने फ्रांस में दिखाया, फ्रांस के बाद से फिर अलग अलग कंट्री में इन्होंने जाके दिखाया। तो अब ये है कि इंडिया में भी आपको पता है वॉटसन होटल था, 1996 में इन्होंने फिल्में दिखाई, है ना। तो इसके बाद से धीरे 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 फैलाव होने लगा इसका। आगे हम आते हैं लुमियर ब्रदर और एडिशन और एडवर्ड माइकलोस को छोड़ दें। एडवर्ड माइकलोस जो बेसिकली वो फोटोग्राफर थे गाइस, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। हम पढ़ते हैं आगे, तो धीरे धीरे काफी विकास हो चुका है फिल्मों का, आज आप देख सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे है। लेकिन जैसे ही हम 1903-4 के करीब में आते हैं, 1903 या फिर 1904 के अराउंड में, तो जॉर्ज जो होते हैं मिलिए, इनका नाम है जॉर्ज मिलिए, जो कि ये हमारे एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो एडिटिंग टेक्निक पे काम करने लगते हैं। क्या है, पहले की फिल्में बिल्कुल एक सीक्वेंस में, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है तो जैसे आप मैं यहाँ पे कोई मूवमेंट करूँ, है ना, तो वो सिर्फ शॉट लिया जाएगा और बिल्कुल सीक्वेंस में लिया जाएगा। इन्होंने पहली बार, जॉर्ज मिलिस ने, मिलिए को कुछ लोग बोलते हैं, सबसे पहली बार सीन को कट करके फिर इधर से इधर करके इमेज जोड़ना प्रारंभ किया, ठीक है। अब उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सा टेक्निक है, हम आगे पढ़ेंगे तो इनके बारे में देखेंगे। फिर से हम आगे आते हैं और 1900 लगभग 15-20 के करीब में, है ना, 1915 to 20 के करीब में, तो बहुत सारे ऐसे हम देखेंगे कि चीजें स्टार्ट हो रही हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं फ्रेंच न्यू वेव में भी कुछ चीजें स्टार्ट हो रही हैं। सबसे सबसे ज्यादा यदि योगदान है इस फिल्मों को बनाने में और फिल्मों को एडिटिंग के टेक्निक्स को देने में, तो वो हमारे लिए रसिया है ना। रसिया के जो भी जितने भी आप यूं कहें कि फिल्म मेकर थे, और रसिया इसलिए योगदान ज्यादा कर पाया क्योंकि वहां पे जो लेनिन है ना, लेनिन की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था, आप लोग को याद होगा, आई थिंक ये 1917 में हुआ था क्या गाइस? हाँ जी, 1917 में हुआ था ना। हाँ, तो ये इस उन्होंने क्या किया था, लेनिन ने क्या किया था कि इसकी जो इम्पोर्टेंस को पहचाना, स्पेसिफिकली एक एकेडमिक पहली बार इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर दिया गया था इस फिल्मों के स्टडी के ऊपर। तो बहुत सारे लोग जो उसी दौर में आए, जैसे नाम उनका क्या है, कुलशेव को हम जानते हैं, फिर से उनके जो चेले होते हैं बाद में सर्जेई आइजनस्टाइन है, इसके अलावा और भी लोग हैं जो कि इस पे बहुत रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं।
और तो यहाँ से क्या होता है, ये इंस्टीट्यूशन जो बनता है 1917 के बाद में, मतलब 24-25, इस तरीके से धीरे धीरे फिल्मों का विकास और उसमें एडिटिंग टेक्निक, इफेक्ट्स, लाइटिंग सब धीरे धीरे वो करने लगते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे फिल्मों की विकास आगे बढ़ती है। अब आपको पता है कि शुरुआत में जो फिल्में हैं वही उन्हीं के मदद से के थ्रू बन पाती है जो फंड देते हैं, है ना, क्या, जो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, समझ रहे हैं ना, जो पैसा रहेगा तो भी तो बनेगा फिल्म, क्योंकि बहुत कॉस्टली और टेक्निक तो थी नहीं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, रिसर्च के लिए भी आपको स्कॉलरशिप वगैरह देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें शुरुआत में बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रसिया में स्टार्ट। रसिया के बाद क्या होता है कि आप जो देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट जॉनर्स आते हैं, है ना, थ्रिलर फिल्में आती हैं, ड्रामा फिल्में आती हैं, फिर से हम जिसको कि हॉरर बोल सकते हैं। तो उसी उसी दौरान जर्मन न्यू एक्सप्रेशनिज्म आता है, जहाँ पे हम हालांकि पढ़ेंगे इसको आने वाले समय में डिटेल में। तो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म में हम देखते हैं कि किस तरीके की हॉरर थ्रिलर फिल्में बन रही हैं। उसी उसी तरीके से आप देख रहे हैं मतलब फिल्म नॉयर अमेरिका में आता है, जिसमें हम देखते हैं कि क्राइम बेस्ड स्टोरी के ऊपर बन रही है फिल्में। तो फिर उसके बाद हम इटालियन न्यू रियलिज्म को देखेंगे 1940s के दौरान, मतलब अब चीजें आगे बढ़ रही है ना, 40s के दौरान में इटालियन न्यू रियलिज्म जिसको हम बोलते हैं, नई तरीके की एक परिभाषा गढ़ी जा रही है फिल्मों को लेके, है ना। फिर हम आगे और आते हैं तो अब जो नियो रियलिज्म का दौर है, नियो रियलिज्म और फ्रेंच वेव से कुछ चीजें निकल के नियो रियलिज्म जो है 1940s के अराउंड में जो आती है, वहां पे फ्रांस में कुछ ऑपोजिशन होता है फिल्मों के मामले में, कुछ विरोध होता है, कुछ आप लोग कहें कि क्रिटिसिज्म होता है। और उस क्रिटिसिज्म के मेन जो अग्रणी आप लोग कहें कि पायनियर जो रहते हैं, वो 3 मित्रों की तिकड़ी रहती है, जिनका नाम आप लोगों को पता होगा, है ना। मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ, ये सुनिएगा ध्यान से इन चीजों को, क्योंकि आप लोगों को काफी ज्यादा कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग? सॉरी, मैं नहीं कुछ बोली। व्हाट इज हैपनिंग? आई एम रियली सॉरी। व्हाट इज हैपनिंग? एक मिनट, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग अपने आप में क्या कर रहे हैं ये बताइए। सर कुछ नहीं हुआ है सर, आप पढ़ाइए। ओके, मतलब आप लोग अगर ध्यान से नहीं सुनना है तो रिकॉर्डिंग ही देख लीजिए, फिर क्या फायदा है इसमें क्लास में। जब जब तो मैं बोलता हूँ कि आप कुछ बोलिए, टाइप करके बोलिए, तो कोई बोलते नहीं है। कमर्शियल क्लास है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमने क्या देखा था, हमने ये दिख रहा है ना, आर्टियो थ्योरी। हेलो जी, ओके, ठीक है। तो आर्टियो थ्योरी हैज इन्फ्लुएंस फिल्म क्रिटिसिज्म। अब ये आपको पता है कि आर्टियो थ्योरी में खासकर हम आते हैं 1946 के अराउंड, 1940s से ही जो चीजें हैं वो धीरे धीरे 40s में बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक न्यू वेव का दौर स्टार्ट होता है हमारे लिए फ्रांस में, है ना। तो जो कुछ ये जो इनके फिल्म जो मैंने 3 मित्र बताए थे, एक थे आंद्रे बजीन, है ना, और एक थे फ्रैंकियोस ट्रूफाम, और एक मिनट, हाँ, जीन लव गोडार्ड। यहाँ पे देखेंगे मैं, ये है जीन लव गोडार्ड है, आंद्रे बेजीन है ना, और फ्रांसवा ट्रूफाम है। ये कुछ लोग नाम अलग अलग तरीके से इसका उच्चारण करते हैं, तो आप देख सकते हैं। हिंदी में इनका फ्रांसवा ट्रूफाम लिखा है और इंग्लिश में फ्रैंकोस ट्रूफाम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ये 3 लोगों की जो मित्रता थी, इसने फ्रेंच न्यू वेव लाने में बड़ा अग्रणी भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि देखिए, ये भी गए इस फिल्मों में अपनी हाथ आजमाने आए थे, लेकिन ये सक्सेस नहीं रहे। फेल्योर होने के कारण इन्होंने क्या किया, सर रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग आई थिंक हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है ना। तो फिल्मों में इन्होंने हाथ आजमाने आए क्योंकि फंडिंग हो रही है फ्रांस में, जो कि जार या फिर उनके राजा के द्वारा फंडिंग हो रही है, और जिस तरीके की प्रोपेगेंडा या फिर जिस तरीके की एजेंडा है राजा की,
उसी उन्हीं के अकॉर्डिंग फिल्में बन रही है, तो जो रियलिटी है वो निकल के नहीं आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब यहाँ पे जो फंडिंग है, यानी प्रोड्यूसर की प्रधानता रह रही है। प्राइमरी रोल में कौन रह रहा है? जिस तरीके से फंड फंड जो गिवर है ना, जिस तरीके से बोलेगा उसी तरीके की फिल्में बन रही है ना। अब क्या है कि ये जो आंद्रे बजीन है या फिर आंद्रे बजीन ने बेसिकली कायरे सिनेमा जो है इस मैगजीन को इसकी नींव रखी। इसलिए नींव रखी कि क्योंकि जो फिल्में बन रही थी फ्रांस में, इनको लगता था कि ये सारी फिल्में बकवास हैं और जी हजूरी में फिल्में बन रही है ना। जैसे कि अब आप देखे होंगे कि हमारे देश में भी इंदिरा गांधी जी जब थी तब तब उनके जी हजूरी में फिल्में बनी। आज जब मोदी जी हैं उनकी जी हजूरी में फिल्में बन रही हैं, है ना। तो इसी तरीके से वहां पे जी हजूरी में फिल्में बन रही है और उसका सोसाइटी के जो रियलिटी है उससे कोई लेना देना नहीं है ना। बोला जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती है, लेकिन नहीं है उस समय। तो क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट करते हैं, है ना। विरोध की सत्ता हमेशा रहता है। तो ये जो विरोध है, क्रिटिसिज्म है, ये आंद्रे बेजीन की जो मैगजीन है उसमें फ्रैंको स्टूफो और जीन लंगोडार्फ सब लोग लिखते हैं समय समय पे। तो बात ये है, हालांकि बाद में इन्होंने फिल्म मेकिंग के बारे करना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो बात की बात है, जब हम फ्रेंच रिव्यू पढ़ेंगे तब सुनेंगे इन सब बातों को। तो हमने क्या किया कि अभी प्रोड्यूसर की जो प्रायोरिटी अभी थी, मेन प्रोड्यूसर था हुआ करता था, यानी जो फंड प्रोवाइड कर रहा है वो हुआ करता था प्रोड्यूसर। हमारे देश में कोई 10 प्रोड्यूसर के नाम आप लोगों को लिखना है ना। आप लोग करेंगे क्या ये चीज? 10 प्रोड्यूसर्स का नाम आप लोगों को, फिल्मों के प्रोड्यूसर्स का नाम आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है करण जौहर की फिल्म धर्मा प्रोडक्शन है, या फिर कहीं की जो रिलायंस इंडस्ट्री की फिल्म के जो है वो अलग है अपना, उनका क्या नाम है आप लोग देखेंगे। अनेक राजश्री प्रोडक्शन है। तो शुरुआत में हमने देखा था कि जो देविका रानी और उनका जो उनके पति हस्बैंड थे, क्या नाम था उनका, जो उस शुद्ध कन्या में मतलब अशोक कुमार, उनकी फिल्में थी, उनका प्रोडक्शन उसका। तो इस तरीके से प्रोडक्शन हाउस मेनली क्या करता था, वो फंडिंग करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे ये जैसे जैसे क्रिटिसिज्म उभरता है, इन्होंने देखा देखा क्या, आंद्रे बजीन ने देखा कि अमेरिका में कुछ ऐसी फिल्में बन रही हैं जो बेसिकली वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनको उनका पूरा का पूरा कंट्रोल है ना। वो किस तरीके की फिल्म, कौन सा शॉट लेना है, किस तरीके की वो स्टोरी को पोर्ट्रे करेंगे, ये सारा का सारा कंट्रोल जो है वो फिल्म मेकर का है, डायरेक्टर का है ना। तो अब क्या है कि ये लोग भी इसी बात को अपने मैगजीन में लिखना प्रारंभ करते हैं कि जो अमेरिका में चीजें जो हो रही है वो बेहतर है। और अमेरिका में वो कौन सा दौर था, कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग? सर, व्हाट इज द मेन इसेंस ऑफ आर्टिकल? ध्यान रखें, पहले कहानी सुने फिर आपको समझ में आए, ठीक है। सर, आर्टिकल थियरी रिलेटेड टू, नहीं, आर्टिकल थियरी किससे रिलेटेड है? आप सुने तो पहले कहानी तो सुने, पहले ही पूछना प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, इसको सुने। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भी आप क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टर की मेन भूमिका रहेगी। ये कुछ फिल्म नॉयर करके बन रहा है, फिल्म नॉयर एक जॉनर है ना। तो ये फिल्में बन रही हैं अमेरिका में और मेनली ये कुछ क्राइम और ड्रामा से रिलेटेड है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं। इनसे प्रभावित होकर कुछ एक आर्टिकल लिखना प्रारंभ करते हैं। फ्रैंको स्टूफो जो है ये आर्टिकल लिखते हैं, है ना। अब क्या देखते हैं, अ सर्टेन टेंडेंसी इन फ्रेंच सिनेमा, यानी किस किस तरह की टेंडेंसी है फ्रेंच सिनेमा में और बाहर की सिनेमा को कंपैरिजन करके एक आर्टिकल लिखते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि जो कंट्रोल है एक डायरेक्टर का, किस तरीके से फिल्मों को बेहतर बनाता है। ये जो है कब लिखते हैं, अ सर्टेन टेंडेंसी इन फ्रेंच सिनेमा गेज, ये लिखते हैं 1954, 1954 में। हाँ जी, लिख लेंगे ना आप लोग, लिख लीजिएगा 1954। अब ये जो 1954 के बाद क्या होता है, जो फ्रांसवा ट्रूफो है इनकी फिल्म को पढ़ते हैं, इनकी इस आर्टिकल को, ये मेनली बेसिकली एक आर्टिकल होता है जो कि फ्रांसवा ट्रूफो लिखते हैं और ये सर्टेन टेंडेंसी इन फ्रांस सिनेमा लिखते हैं और ये लिखते हैं 1954 में। ये आर्टिकल हाथ लगता है किनके, इसी आर्टिकल को पढ़ते हैं हमारे लिए मतलब एंड्रयू साइरस, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ where he is, उनका नाम है फ्रेंच, एंड्रयू साइरस जो कि अमेरिका के,
है ना। मैं थोड़ा सा नीचे करके आता हूं। एक मिनट काइंडली वेट कीजिए। एंड्रयू साइरस का नाम कहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा। हाँ तो मैं बस बता देता हूँ। तो एंड्रयू साइरस फिर वो क्या करते हैं, एक नई ही विधा करते हैं। वो बोलते हैं कि जो जिस तरीके से इन्होंने बोला है ना, फ्रांसुआ ट्रूफो ने, उसमें पॉइंट तो है, और इस पॉइंट को वो मेंशन करते हैं अपने जो एक आरटीओ थियरी का, ये कहें कि जो मेन फाउंडर है आरटीओ थियरी के, वो है हमारे लिए, नाम अभी बताया था मैंने, क्या नाम था? एंड्रयू साइरस। गाइस कहाँ चला गया इसमें? चलिए कोई नहीं, आप लोग देख लेंगे, है ना। ठीक है देख लेंगे। तो ये जो फ्रेंच, ये सर्टेन टेंडेंसी इन फ्रेंच सिनेमा में जो कुछ फिल्मों से प्रभावित थे, ये फ्रांसुआ ट्रूफो, वो अल्फ्रेड हिचकॉक, हॉवर्ड हॉक्स और इनके इनके कुछ फिल्मों से प्रभावित थे जो कि बन रही थी अमेरिका में, है ना। और इसी प्रभाव से उस मतलब प्रभावित होकर इन्होंने लिखा था ये आर्टिकल, अ सर्टेन टेंडेंसी इन फ्रांस, और इस आर्टिकल के बेस पे निकलता है आरटीओ थ्योरी। आरटीओ थ्योरी आता है 1962 में। हाँ जी, क्या बोला मैंने अभी आप लोगों को? 1962, 1962 इसके। तो ये कुछ क्रोनोलॉजी आप लोग याद रखेंगे ना, एक ये कर लें फिर हम आगे चलते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ द फिल्म मैगजीन, ये आप लोग एक बार कर लेंगे। आप लोग आंसर देंगे, मैं देखता हूँ। मोनिका जी, ओके, रितिका, शिल्पी मुखर्जी, ओके, नलिनी, शिव कुमार रेड्डी, ओके, आंध्र विजय ना, एंड्री विजय नहीं, आंध्र विजय ना, साक्षी का आंसर आ गया है, वंदना जी का, उत्साह, अनन्या वाजपेयी, और भी कोई है? ओके, ठीक है, नीतीश कुमार, ठीक है। तो इसमें कोई, बिल्कुल बजीन साहब है। तो ये कुछ बेसिक, अब मुझे लग रहा है कि 2018 या 19 का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो आंद्रे बजीन ने इस फिल्म की, इस मैगजीन की नींव रखी, है ना। अब भाई जैसे ही कुछ नाम आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना, तो नाम ऐसे ही आते हैं फिल्म में, और आपको लगता है कि पता नहीं किस चिड़िया का नाम है ना, मतलब पढ़े ही नहीं होते हैं। तो फ्रेंच क्रिटिक फॉर द कैरियर वी आर कंसर्न विद नॉट ओनली विद द elevating film itself as an art but also naming American filmmaker as artist। ठीक है, तो जो फिल्म मेकर है वो अपने आप में इतना कैपेबल है, उनकी अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ या पर्सनल स्टेबिलिटी, वो स्पेशलिटी है, जिसके के थ्रू फिल्मों को वो एक नया आयाम दे सकते हैं, नई कहानी कर सकते हैं। फिल्म, अच्छा ईयर बता दो, ईयर है 1962, है ना। तो 1962 में क्या होता है, जो ईयर के प्रोफाउंडर हैं वो है हमारे लिए एंड्रयू साइरस, लेकिन आरटीओ जो शब्द है उसके प्रोफाउंडर जो हैं वो कौन है? वो है हमारे लिए, मैंने अभी नाम बताया था याद, आप लोग टाइप करेंगे क्या एक बार, नाम जो बताया था आरटीओ थियरी के, उस शब्द के जो मेन, उस शब्द को जो टर्म दिया था उन्होंने, सर इस थियरी का मतलब क्या है, सुन लें पहले। तो अब क्या है कि डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर, ही विल बी ऑल इन ऑल इन द फिल्म। आरटीओ का मतलब होता है ऑथर, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से बोला जा रहा है कि जिस तरीके से कविता या फिर कहानियां लिखने में, नोवेल लिखने में जिस तरीके से एक लेखक पेन को यूज करता है, उसी तरीके से जो ये जो डायरेक्टर है वो अपनी फिल्मों को के माध्यम से कह सकता है चीजों को। तो डायरेक्टर, आरटीओ का मतलब होता है ऑथर, लेकिन फिल्मों के टर्म में आरटीओ थियरी का मतलब है कि डायरेक्टर विल बी ऑल इन ऑल एंड ऑल कंट्रोल विल बी अंडर द डायरेक्टर। हाँ जी। अब ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि नीचे कुछ और फैक्चुअल डेटा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन आप लोग कर ले और मुझे एक बताएं कि कैसे हम मैच करेंगे। ये शुरुआत में ए लिखेंगे, ए वाला लिस्ट 1 वाला, फिर लिस्ट 2 वाला आप लिखेंगे। जैसे ए का किससे कनेक्ट करें, बी का, सी का, डी का कैसे कनेक्ट करें।
नहीं पूरा लिख लें आप लोग। ए का सपोज करें ए का मैं मतलब 4 से कनेक्ट करता हूँ, तो ए का डी ऐसे करके लिखते हैं, फिर से बी का सी ऐसे करके लिखते हैं, मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसका क्वेश्चन तो है नीचे। एक मिनट में लाता हूँ। वो ही नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे ऑप्शन तो है, मैं इसको दिखा तो सकता हूँ। हाँ जी, अब दिख रहा है ना, अब आप लोग आंसर कर सकते हैं, है ना, अब आप लोग आंसर कर सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन सी से कैसे कैसे, ऑप्शन सी कैसे हो सकता है? सर हम आपकी तकनीक को जान गए हैं, आप हमें ना इस तक वो करना चाहते हैं। ओके, अच्छा सी ही है सर, ठीक है सी है ना। तो एडवर्ड माइब्रिज को हम कैसे करेंगे, है ना, और ये थॉमस एडिशन को काइनेटोस्कोप्स, लुमियर ब्रदर सिनेमेटोग्राफ, आंद्रे बेजिन, तो इस तरीके से कौन सा डी का सी, हाँ है ना, यही होगा, सी ही होगा आंसर, सी ही होगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो आप लोग क्या कह रहे हैं? हाँ जी, सी विल बी ए बी सी डी, ए बी सी डी, अच्छा बी ए डी सी, ठीक है बी ए डी सी, ओके। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक सी चीजें हैं, आप लोग को ये चीजें समझनी चाहिए। तो हमने क्या बोला, लिखा कि टू स्ट्रॉन्ग फिल्म जॉनर कमिंग फ्रॉम द यूएस एट द फिल्म, और सबसे पहले आप ये देखते हैं कि फिल्म नॉयर जो है वो बेसिक है, और फिल्म नॉयर को ही देख के आप यूं कहें कि जो आर्टियोर थियरी है उसको फिल्म नॉयर से ही ये लेते हैं मोटिवेशन, कौन? फ्रांसुआ ट्रूफो, और यहीं से मोटिवेशन लेते हैं। और लेते क्या है कि अमेरिकन डायरेक्टर जो है took a genre movie with a basic story and created compelling character with an interesting story that amounted to more artistically than its अब लिखा है its part would like to play। अब इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्टर हैं उनकी करने उन्हीं की कंट्रीब्यूशन से जो फिल्में हैं नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। तो अब फिल्म नॉयर में है क्या है कि कोई प्रोड्यूसर जिस तरीके से बोलना चाह रहा है वैसे नहीं वो कर रहे हैं, अपनी जो अपनी एक अपनी क्या बोलते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच जो है उसके साथ फिल्में बनाना स्टार्ट करते हैं फिल्म नॉयर में, और फिल्म नॉयर से ही मोटिवेशन मिलता है। और फिर ये जो आप यूं कहें कि आर्टिकल किसने लिखा था, ये नाम आपके सामने अभी है ना, आरटीओ थ्योरी वाज डेवलप्ड फ्यू इयर्स लेटर, कौन से फ्यू ईयर लेटर, ये जो ट्रॉफो है ना, ट्रॉफो ने लिखा था, वो नाम क्या था गाइस, एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या उस आर्टिकल का, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट वेरी आर्टिकल, कोई सभी बता दे, कोई लोग बता दे। हाँ, तो आर्टिकल का नेम जो था क्या था, तो यूनाइटेड स्टेट थ्रू द राइटिंग ऑफ विलेज बॉयज। अब ये 1962 में ये एक आर्टिकल लिखते हैं, क्या नाम है इनका, एंड्रयू साइरस, है ना, ये है नाम इनका एंड्रयू साइरस, जो कि है अमेरिका के। ये आर्टिकल लिखते हैं द विलेज बॉयज, ये भी लिख लें आर्टिकल, द विलेज बॉयज कब कब लिखा जाता है, A central tendency in France cinema, very good नीतीश जी, बहुत अच्छा से है ना। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी इन फ्रांस सिनेमा ये लिखते हैं, ये कब लिखते हैं 1954 में, है ना, लिखते कौन है, फ्रैंको स्ट्रैफा। और ये द विलेज बॉयज, हाँ जी, ये लिखते हैं, ये भी फिल्म क्रिटिक होते हैं एंड्रयू साइरस, ये होते हैं हालांकि अमेरिका की, और ये लिखते हैं 1962। बस ये सिंपल सी इतनी बात है। तो अब हम देखते हैं आर्टियोर थ्योरी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। जैसे आप पूछ रहे थे ना कि सर आर्टियोर थ्योरी का मतलब तो बता दीजिए, आप तो हमें इधर उधर घुमा रहे हैं, मेन चीज तो बता ही नहीं रहे। कई कुछ फैक्चुअल डेटा था, मैंने मुझे लगा कि आप लोगों को पहले वो बता देना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को रोक के रखा था, है ना। तो ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं
कि आर्टियो थियरी का मतलब है कि जो भी स्किल्स है पर्सनल स्टाइल में डायरेक्टर फिल्में बनाएगा, है ना। डायरेक्टर विल बी ऑल एंड ऑल। जिस तरीके से फिल्म पोएम और किसी कहानी का पूरा श्रेय हम देते हैं उस राइटर को, तो फिल्मों में भी कि पूरा का पूरा जो है वो श्रेय हम देते हैं वो डायरेक्टर को देते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिल्म नोयर का जो है कंसेप्ट वो कौन देते हैं गाइस? फिल्म नोयर का जो कंसेप्ट है यहाँ पे लिखा होगा आप लोगों के लिए, कहाँ गया? फ्रैंक नीनो लिखा है क्या? आई थिंक देख लेंगे हम। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिल्म नोयर इज द टर्म व्हिच इज गिवन बाय फ्रैंक नीनो। और मुबारक हो, फ्रैंक नीनो भी जो है वो फ्रांस के ही है। कहाँ के हैं वो? फ्रैंक नीनो भी फ्रांस के नहीं है। जो फिल्म नोयर है ये इट इज आल्सो गिवन बाय मतलब वन ऑफ द फ्रांस पर्सन। तो ये फिल्म नोयर, लेकिन ये टर्म उन्होंने किया कॉइन किया था, फिर ये डेवलप होती है थियरी। आई मीन इसके बारे में फिल्में बनती है वो अमेरिका में ही बनती है फिल्म। तो नीतीश जी ने, ठीक है, आप लोग इस बात को भी लिख लें कि फिल्म नोयर जो है वो टर्म कॉइन किया था फ्रैंक नीनो ने, है ना। फ्रैंक, मैं दूसरी बार कनेक्ट करता हूँ, नीनो, ठीक है। हाँ जी चलिए कनेक्ट करते हैं फिर, 1 मिनट बचा।